नमस्कार साथियों, केहू सेंस क्लासेज में आपका स्वागत है। और साथियों, आज हिंदी के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रिवीजन लेके आए हैं। इसको आप इत्मीनान से देखें। लंबा भी वीडियो हो जाए तो इसमें घबराने की ज़रूरत नहीं है। 2x करके 1x पर भी आप देख सकते हैं आराम से। और इसे 1 घंटा का भी हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, आपके पास अभी टाइम है। 1 से 2 बार, 3 बार, 4 बार जैसे भी हो वैसे आप इस वीडियो को ज़रूर देखें, क्योंकि आपका एग्ज़ाम 15 तारीख से है और फर्स्ट पेपर आपका हिंदी का है। तो ऑब्जेक्टिव में आपको एक भी नहीं छूटेगा अगर इस वीडियो सीरीज़ को आप अच्छी तरह से देखते हैं तो। अगर आपके साथी में अगर कोई भी जिनका हिंदी कमज़ोर है और हिंदी उसको अच्छी तरह से नहीं आ रहा है तो उसको यह वीडियो शेयर ज़रूर कर दीजिए, ताकि वो अच्छे मार्क्स प्राप्त कर सके। तो बिना देरी किए हुए शुरू करते हैं। बुद्धिज़्म एंड कम्युनिज्म किसकी रचना है? तो भीमराव अंबेडकर की। किसकी रचना है? भीमराव अंबेडकर की। हु आर सुधराज किसकी रचना है? तो भीमराव अंबेडकर की। मानव मुक्ति के पुरोधा किसे कहा गया? भीमराव अंबेडकर को। भारत में जाति प्रथा का मुख्य कारण क्या है? बेरोजगारी। बेरोजगारी। जाति प्रथा स्वाभाविक विभाजन नहीं है, क्योंकि रुचि पर आधारित नहीं होने के कारण। श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है? तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर। लेखक बेरोजगारी का प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण किसे माना है? तो जाति प्रथा को। जाति प्रथा को। ध्यान देंगे, ये सारे VVI ऑब्जेक्टिव है। मैंने उन VVI ऑब्जेक्टिव को लेकर चला है जो आपके एग्जाम में डायरेक्ट पूछे जाएंगे और आप 50 में 50 ऑब्जेक्टिव सही कर पाएंगे। कोई चीट पुर्जा आपको काम नहीं देगा। अगर यह वीडियो को आप अच्छी तरह से देखते हैं तो आप बहुत अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। आधुनिक साक्ष्य के समाज श्रम विभाजन को आवश्यक क्यों माना गया? तो कार्य कुशलता के लिए। श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ बाबा साहेब के किस भाषा का संपादित अंश है? एनिहिलेशन ऑफ कास्ट। एनिहिलेशन ऑफ कास्ट। अंबेडकर के चिंतन का रचनात्मक के लिए प्रेरक व्यक्ति कौन है? तो बुद्ध हैं, कबीर हैं, ज्योतिबा फूले हैं। बुद्ध, कबीर और ज्योतिबा फूले। बुद्ध, कबीर और ज्योतिबा फूले। अंबेडकर का जन्म किस परिवार में हुआ था? तो दलित में। आदर्श समाज स्वतंत्रता, समानता, भ्रातृत्व पर आधारित होगा तो भीमराव अंबेडकर। डैश पेशे का दोषपूर्ण निर्धारण करता है? तो जाति प्रथा को। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कहाँ हुआ, कब हुआ था? 14 अप्रैल 1891 में। 14 अप्रैल 1891 में। 14 अप्रैल 1891 में। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कहाँ हुआ था? तो महू, मध्य प्रदेश में। महू, मध्य प्रदेश में। भारतीय संविधान का निर्माता किसे कहा जाता है? तो भीमराव अंबेडकर को। किसको कहा जाता है? तो भीमराव अंबेडकर को। 20 के दांत शीर्षक पाठ किस कहानी संग्रह से लिया गया? तो 20 के दांत तथा अन्य कहानियों से। 20 के दांत तथा अन्य कहानियों से। उसके बाद वाकिफ शब्द का अर्थ होता है तो परिचित। वाकिफ शब्द का अर्थ होता है तो परिचित। वाकिफ शब्द का अर्थ होता है परिचित। 20 के दांत शीर्षक कहानी के कहानीकार कौन है? तो नलिन बिलोचन शर्मा। नलिन बिलोचन शर्मा। सेन साहब की 5 लड़कियों कैसी थी? तो सुशील थी। सुशील थी। क्या थी? तो सुशील। सेन साहब अपने पुत्र खोखा को बनाना चाहते थे बिजनेसमैन या इंजीनियर। बिजनेसमैन या इंजीनियर। मदन किसका पुत्र था? तो गिरधर का। 20 के दांत पाठ की विधा है तो कहानी। सेन साहब की कार की कीमत थी 7,500। नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म कब हुआ था? 18 फरवरी 1916 को। 18 फरवरी 1916 को। नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म कहाँ हुआ था? तो बदरघाट, पटना में। नलिन बिलोचन शर्मा के माता जी का नाम क्या था? तो रत्नावती शर्मा। रत्नावती शर्मा। मोटर कार को किससे खतरा हो सकता है? तो खोखा से। खोखा से। खोखा से। सेन साहब के आंखें के तार थे तो खोखा। आंखों का तारा है तो खोखा। खोखा में दांत किसने तोड़े थे? तो मदन ने। महल और झोपड़ी वालों की लड़ाई अक्सर महल वाले ही जीतते हैं, पर उसी हालात में जब दूसरे झोपड़ी वाले उनकी मदद करने के लिए खिलाफत करते हैं तो किस पाठ से पंक्ति? 20 के दांत। सीमा और रजनी, आलो, शेफाली, आरती पाँचों किसकी बहन थी? खोखा की। मैं तुमने खोखा को इंजीनियर बनाना जा रहा हूँ, यह कथन किसका है? तो सेन साहब का। मदन के लिए क्या खाना मामूली बात थी? तो मार मार मार। मैक्स मूलर का जन्म आधुनिक जर्मनी के किस नगर में हुआ था? तो डेसाऊ में। डेसाऊ में। भारत किसकी भूमि है? भारत किसकी भूमि है? तो याद रखेंगे ब्राह्मण या वैदिक धर्म। ब्राह्मण या वैदिक धर्म। ब्राह्मण या वैदिक धर्म। यूनान व रोम के संपूर्ण साहित्य से कहीं अधिक विशाल है तो संस्कृत भाषा और साहित्य। संस्कृत भाषा और साहित्य। नृवंश विद्या का संबंध किससे है? तो मानव विज्ञान से। मानव विज्ञान से। सर विलियम जोन्स ने भारत की यात्रा कब की थी? तो 1783 में। 1783। हार्कस क्या था? वनस्पति वैज्ञानिक। वनस्पति वैज्ञानिक। स्वामी विवेकानंद ने वेदांतियों को वेदांत किसे कहता था? मैक्स मूलर को। मैक्स मूलर ने डैश वर्ष की अवस्था में लिपजिंग विश्वविद्यालय में संस्कृत का अध्ययन प्रारंभ किया था? तो 18। मैक्स मूलर का जन्म कब हुआ था? 6
दिसंबर 1823 को, 6 दिसंबर 1823 को किसके अध्ययन क्षेत्र में भारत के कारण नवजीन का संचार हो चुका था? तो नीति कथा। दारिस नामक सोने के सिक्के को भारा घड़ा किसे मिला था? तो वारेन हेस्टिंग को। मेघदूत का जर्मन में अनुवाद किसने किया था? तो मैक्स मुलर ने। भारत में हम क्या सीखे, क्या आभासन? मैक्स मुलर ने अनुसार सच्चे भारत के दर्शन कहाँ हो सकते हैं? तो ग्रामीण भारत में। प्लेटो का कांट के महान थे तो दार्शनिक ने। हितोपदेश का जर्मन भाषा में अनुवाद किसने प्रकाशित किया था? तो मैक्स मुलर ने कालिदास की किस पुस्तक का जर्मन भाषा में अनुवाद किया? तो मेघदूत का। नाखून का बढ़ना किसका प्रमाण है? तो पाश्विक वृत्ति और संघर्ष चेतना का। पुनर्वा शीर्षक उपन्यास किसकी रचना? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी की। नाखून क्यों बढ़ते हैं शीर्षक पाठ के साहित्य कौन सा विधा? तो ललित निबंध। गौर देश के लोग क्या पसंद करते हैं? तो बड़े बड़े नखों को। नाखून का बढ़ना मनुष्य की किस वृत्ति का परिणाम है? पाश्विक वृत्ति का। लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी ने दयनीय जीव किसे कहा है? तो अल्पज्ञ पिता को। प्रतन मानव का अर्थ क्या है? तो प्राचीन मानव। अलग तक का अर्थ होता है आलता। नाखूनों का बढ़ना किसका परिणाम है? मनुष्य की अंध सहजदा वृत्ति का। सब पुराने अच्छे नहीं होते और सब नए खराब नहीं होते, ऐसा किसने कहा? कालिदास ने। द्विवेदी जी ने निर्लज अपराधी किसे कहा है? तो नाखून को। कामसूत्र किसकी रचना है? तो वात्स्यायन की। शिक्षक का अर्थ होता है तो मोम। हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित पाठ है तो नाखून क्यों बढ़ते हैं? ललित निबंध है नाखून क्यों बढ़ते हैं। पुराने का मोह सब समय वांछनीय ही नहीं होता है। किस लेखक की पंक्ति? हजारी प्रसाद द्विवेदी की। दधीची की हड्डी को क्या बना था? तो इंद्र या वज्र। आलोक पर्व शीर्षक निबंध संग्रह किसकी रचना? हजारी प्रसाद द्विवेदी की। हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म कब हुआ? 1907 में। नाखून किसका प्रतीक है? पशुता का। लेखक के अनुसार मनुष्य के नाखून किसके जीवंत का प्रतीक है? तो याद रखेंगे पाशवी वृत्ति का। सहजता वृत्तियों किसे कहते हैं? अनजान स्मृतियों को। द्विवेदी जी ने किसने पूछा था नाखून क्यों बढ़ते हैं? तो नौकर ने। नाखून क्यों बढ़ते तो पाठ के बढ़े से सबसे बड़ी चीज़ किसे माना है? तो प्रेम को। किस देश में लोग बड़े बड़े नख पसंद करते हैं? तो गौर देश के। पुराने का मोह सब समय वांछनीय ही नहीं होता। यह पंक्ति किस शीर्षक पाठ के? तो नाखून क्यों बढ़ते हैं। अनाम दास का पोथा उपन्यास किस लेखक की कृति है? हजारी प्रसाद द्विवेदी की। किस शासक ने ऐसा सिक्का चलाया जिस पर नागरी लिपि में राम सी शब्द अंकित है? तो बादशाह अकबर। चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य का व्यक्तिगत नाम क्या था? तो देव। काशी किया है तो देवनागरी। कर्नाटक प्रदेश का श्रवण बेलगोला स्थान किसका प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है? तो जैनों का। धारा नगरी के कौन शासक अपने विधानुराग के लिए इतिहास में प्रसिद्ध है? तो परमार शासक भेज ने। मराठी, नेपाली और नेवारी भाषाओं की लिपि क्या है? तो देवनागरी। केरल के शासकों के द्वारा सिक्कों पर वीर केरल से शब्द किस लिपि में लिखे गए? तो नागरी लिपि शीर्षक निबंध के निबंधकार है तो गुणाकर मिले। नागरी लिपि इस शीर्षक पाठ किस पुस्तक से लिया गया? तो भारतीय लिपियों की कहानी। ईसा की 14वीं 15वीं सदी के विजयनगर के शासकों ने अपने लेखों की लिपि को कहा था तो नंदी नागरी। हिंदी लिखी जाती है तो देवनागरी लिपि में। विजयनगर राजाओं के लिए लेखों की लिपि को क्या नाम दिया गया? अथवा विजयनगर के शासकों के लेखों के किस लिपि में लिखी गई है? तो याद रखेंगे नंदी नागरी लिपि में। परमार शासक भोज कहाँ के रहने वाले थे? तो धारा नगरी के। भारतीय लिपियों को कहानी किनकी प्रसिद्ध रचना? तो गुणाकर मूले। नागरी लिपि के आरंभिक लेख हमें कहाँ मिलते हैं? तो दक्षिणी भारत में। बेतमा दानपत्र किस समय का? तो 1020। उत्तर भारत में नागरी लिपि के लेख कब से मिलने लगते हैं? तो 8वीं सदी में। निबंध के लेखक है तो गुणाकर मूले। तमिल, मलयालम, तेलुगु और कन्नड़ भाषाएं तो दक्षिण भारत की। रामायण की रचना किस भाषा में? तो संस्कृत में। नागरी लिपि शीर्षक पाठ साहित्य की कौन विधा है? निबंध। कौन विधा है? तो निबंध। दक्षिण भारत की नागरी लिपि का क्या कहलाती है? तो नंदी नागरी। नंदी 10वीं 11वीं सदी में। किस रचना ने भारत यूरोप के बीच व्यापार संबंध के बारे में बताया? तो पद्मावत। दक्षिण भारत में द्रविड़ भाषा परिवार की कौन सी भाषा सबसे अधिक प्राचीन है? तो तमिल। शाहपाद की कृति है तो दोहा कोश किसकी रचना है? तो शाहपाद की। हिंदी के आदि कवि है तो सरहपाद। सूर्य नामक पुस्तक किनकी रचना है? तो गुणाकर मूल्य की। नेवारी भाषाएं किस लिपि में लिखी जाती है? तो देवनागरी लिपि में। किसका मन माँ से फट गया
और वह रात भर छिपा रहा। तो याद रखेंगे बहादुर। बहादुर शीर्षक पाठ के लेखक के बड़े लड़के का नाम क्या था? तो किशोर। बहादुर शीर्षक पाठ में किसकी कहानी है? तो नेपाली गवई गोरखे की। नेपाली गवई गोरखे की। सूखा पत्ता किस लेखक की रचना है? तो अमरकांत का। मित्र मिलन शीर्षक कहानी संग्रह किसकी रचना है? तो याद रखेंगे अमरकांत का। लेखक की पत्नी के रिश्तेदार किस दिन आए थे? तो रविवार के दिन। बहादुर कितने वर्ष का था? तो 12 से 13 वर्ष। 12 से 13 वर्ष। बहादुर का पूरा नाम क्या था? तो दिल बहादुर। निर्मला कौन थी? तो कहानीकार की पत्नी। कहानीकार की पत्नी। बहादुर अपने घर से क्यों भाग गया था? तो माँ की मार के कारण। माँ की मार के कारण। मौत का नगर किस लेखक की कहानी संग्रह? तो अमरकांत। अमरकांत। बहादुर दिल बहादुर ने कहाँ का रहने वाला था? तो नेपाल का। नेपाल का। कहाँ का रहने वाला था? तो नेपाल का। लेखक के रिश्तेदार ने बहादुर पर क्या आरोप लगाए थे? तो पैसे चुराने का। बहादुर लेखक को क्या कहकर संबोधित करता था? तो बाबूजी। बहादुर लेखक के घर से अचानक क्यों चला गया? स्वयं के प्रति लेखक तथा उसके घर वालों के व्यवहार में आए परिवर्तन के कारण। बहादुर पर कितने रुपए चोरी करने का इल्जाम लगा था? तो 11 रुपये। बहादुर से मार खाकर भैंस भागी भागी किसके पास चली आई थी? तो माँ के पास। बहादुर का बाप कहाँ मारा गया था? तो युद्ध में। अमरकांत लिखित कहानी का नाम क्या है? तो बहादुर। बहादुर जिंदगी और जोंक किस लेखक की रचना है? तो अमरकांत के। बहादुर को लेकर कौन आया था? तो लेखक का साला। लेखक का साला। लेखक अमरकांत के हाई स्कूल में शिक्षा कहाँ से प्राप्त हुई? तो बलिया से। बहादुर शीर्षक कहानी में किशोर कौन था? तो लेखक का पुत्र था। किशोर कौन था? तो लेखक का पुत्र था। बड़े भाई किस लेखक की रचना है? तो रामविलास शर्मा की। निम्नलिखित में से कौन हिंदी आलोचना के महत्वपूर्ण हस्ताक्षर थे? तो रामविलास शर्मा। रामविलास शर्मा। रामविलास शर्मा। कौन मनुष्य के संपूर्ण जीवन से संबंध है? तो साहित्य। साहित्य। जार शाही डैश में थी? तो सोवियत रूप में। सोवियत रूस से। सोवियत रूस से। लेखक रामविलास शर्मा कब से कब तक भारतीय प्रगतिशील लेखक की संघ के महामंत्री थे? 1949 से 1953 तक। 1949 से 1900। एथेंस किस महादेश में? तो यूरोप में। यूरोप में। द्वैतात्मक भौतिकवाद मनुष्य की चेतना को आर्थिक संबंधों से प्रभावित मानते हुए उसकी स्वाधीनता स्वीकार करता है। यह पंक्ति के शीर्षक पाठ की। तो परंपरा का मूल्यांकन। परंपरा का मूल्यांकन। लेखक रामविलास शर्मा का जन्म कब हुआ था? 10 अक्टूबर 1912। लेखक रामविलास शर्मा का जन्म कहाँ हुआ था? तो ऊंच गांव सानी में। ऊंच गांव सानी में। जार शाही रूप में सोवियत समाज में पढ़े जाने वाले लोकप्रिय साहित्यकार कौन थे? तो तोल्स्टॉय। तोल्स्टॉय। सामाजिक विकास क्रम में सामंती सभ्यता की अपेक्षा किस सभ्यता को अधिक प्रगतिशील कहा जा सकता है? तो पूंजीवादी सभ्यता को। पूंजीवादी सभ्यता को। रामविलास शर्मा को किस कृति के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ? निराला की साहित्य साधना को। निराला की साहित्य साधना को। मनुष्य और परिस्थिति का संबंध है? तो द्विनात्मक। द्विधात्मक। द्वंद्वात्मक। द्वंद्वात्मक। साहित्य की परंपरा का संपूर्ण ज्ञान किस व्यवस्था में संभव है? समाजवादी व्यवस्था में। समाजवादी व्यवस्था में। परंपरा का ज्ञान किनके लिए आवश्यक है? तो जो लकीर के फकीर न होकर क्रांतिकारी साहित्य की रचना करे। जो लकीर के फकीर न होकर क्रांतिकारी साहित्य की रचना करे। भारतीय की राष्ट्रीय क्षमता का पूर्ण विकास किस व्यवस्था में संभव है? तो समाजवादी व्यवस्था में। लेखक रामविलास शर्मा के गाँव का क्या नाम था? तो ऊंचा गाँव। ऊंच गाँव। ऊंच गाँव रानी। ऊंच गाँव सानी। भौतिकवादी का अर्थ भाग्यवाद नहीं है किस निबंध की पंक्ति है? तो याद रखेंगे परंपरा का मूल्यांकन। परंपरा का मूल्यांकन शीर्षक पाठ साहित्य की कौन विधा है? तो निबंध है। निबंध है। निबंध है। बिरजू महाराज को गंडा किसने बांधा था? उनके बाबूजी ने। उनके बाबूजी ने। नटरंग शीर्षक पत्रिका के संपादक कौन है? तो रश्मि वाजपेयी। रश्मि वाजपेयी। जीत जीत मैं नहीं रखता हूँ। साक्षात्कार। साक्षात्कार। बिरजू कितने साल के थे जब उनके पिता की मृत्यु हुई? तो 9.5 साल के। 9.5 साल के। बिरजू ने अपने पिता के साथ आखिरी प्रोग्राम कहाँ पर किया था? तो मैनीपुर में। मैनीपुर में। बिरजू महाराज की साक्षात्कार किसने लिया था? तो रश्मि वाजपेयी ने। नेपाल में बिरजू महाराज एक रिश्तेदार थे जिनका नाम था झुमकलाल। झुमकलाल। जब पंडित बिरजू महाराज को संगीत नाटक अकादमी अवार्ड मिला तब उनकी उम्र क्या थी? तो 27 वर्ष। 27 वर्ष। 27 वर्ष। 27 वर्ष। बिरजू महाराज खुद को किसका शागिर्द मानते थे? तो पिता का। बिरजू महाराज की ख्याति किस रूप में है? तो नर्तक। बिरजू महाराज किस शैली में नर्तक है? तो कथक। बिरजू महाराज का संबंध किस घराने से है? तो लखनऊ से। पंडित बिरजू महाराज का जन्म कब हुआ था? 4 फरवरी 1938। बिरजू महाराज का संबंध है तो कथक नृत्य से। इबादत का अर्थ होता है उपासना। उपासना। पंडित बिरजू महाराज लखनऊ घराने के लिए किस पीढ़ी के कलाकार थे? तो 7वीं पीढ़ी के। 7वीं पीढ़ी के। जब दिल्ली में हिंदू मुस्लिम दंगे होने लगे तो डर के मारे बिरजू महाराज और उनकी अम्मा कहाँ गए थे? तो लखनऊ में। लखनऊ में। बिरजू महाराज के चाचा का नाम क्या था? तो शंभू महाराज। शंभू महाराज बिरजू महाराज के कौन थे? तो चाचा। बिरजू महाराज के लिए ठुमरिया किससे लिखी गई थी? तो अम्मा से। अम्मा से। बिरजू महाराज ने कितने प्रोग्राम करके बाबूजी की 10वीं और 13वीं करवाई थी? तो 2। बिरजू महाराज को तालीम किससे मिला था? तो बाबूजी से। जीत जीत मैं नहीं रखता हूँ पाठ के लेखक कौन है? पंडित बिरजू महाराज। पंडित बिरजू महाराज। बहुवचन नामक पत्रिका का संपादन निम्नलिखित में से किसने किया? तो अशोक वाजपेयी
वाजपेयी ने, अशोक वाजपेयी ने। अविन्यो कहाँ स्थित है? दक्षिण फ्रांस में। अविन्यो कहाँ स्थित है? दक्षिण फ्रांस में। विलेनव लॉ अविन्यो का अर्थ होता है तो अविन्यो का नया गांव, अविन्यो का नया गांव। प्रगतिशील साहित्य का संबंध है वेदांत दर्शन से। विलेनव का अविन्यो के बीच में कौन सी नदी है? तो रोन नदी है। आंद्रे ब्रेतान, रेने शॉ और पाल एलुआर के अविन्यो में रहकर संयुक्त रूप से लगभग कितनी कविताओं की रचना की थी? तो 30। अशोक वाजपेयी का जन्म कब हुआ था? तो 16 जनवरी 1941 को, 16 जनवरी 1941 को। ला मादा मोजले द अविन्यो किसकी कृति है? तो पिकासो की। ला शात्रूज का धार्मिक उपयोग कब से कब तक होता रहा? तो 14वीं सदी से फ्रेंच क्रांति तक। अविन्यो में 19वीं दिनों के प्रवास के दौरान लेखक के कितने गद्य की रचना की? तो 27। फ्रांस का प्रमुख कला केंद्र रहा था तो अविन्यो। अविन्यो क्या है? तो ईसाई मठ है। पिकासो के प्रसिद्ध रचनाकार शीर्षक है तो ला मादा मोजले द अविन्यो। अविन्यो किस नदी पर स्थित है? तो रोन नदी पर है, रोन नदी पर है। विलेनव क्या है? तो एक छोटा सा गांव है। प्रत्येक वर्ष अविन्यो में कैसा समारोह आयोजित होता है? तो रंग समारोह। रोन नदी के किनारे बसे शहर का नाम क्या है? तो अविन्यो। अविन्यो। लेखक कितने वर्ष पहले पहली बार अविन्यो गए थे? तो 10 वर्ष। लेखक अविन्यो क्या साथ लेकर गए थे? तो पुस्तक, टाइपराइट और टेप्स। उगते हुए सूरज का देश किसे कहा जाता है? जापान को। लेखक विनोद कुमार शुक्ल को साहित्य अकादमी पुरस्कार किस वर्ष प्राप्त हुआ? तो 1990 में। नौकर की कमीज नामक उपन्यास किसकी रचना है? विनोद कुमार शुक्ल की। विनोद कुमार शुक्ल की। पैर पर कमरा किसकी रचना है? विनोद कुमार शुक्ल की। मछली और गोश्त कौन खाता है? तो पिताजी, पिताजी, पिताजी। पिताजी ने बाजार से कितनी मछलियां खरीदी थी? तो तीन। मछली छीनने की कोशिश कौन कर रहा था? तब भग्गू। मछली कहानी में किस वर्ग का जीवन वर्णित? निम्न मध्य वर्ग का। विनोद कुमार शुक्ल का जन्म कब हुआ था? तो 1 जनवरी 1937 को, 1 जनवरी 1937 को। लेखक अपने पिता से क्या मांगना चाहता है? मछली। लेखक क्या मांगना चाहता है? तो मछली। लेखक को मछली खाने से किसने मना किया था? तो माँ ने। मछली लेकर कौन भाग गया था? तो संतू ने। मछली कहानी के लेखक कौन है? तो विनोद कुमार शुक्ल। मछली के लिए मसाला कौन पीस रही है? तो माँ। विनोद कुमार शुक्ल किस कृषि विश्वविद्यालय से एसोसिएटेड प्रोफेसर थे? तो इंदिरा गांधी। मछली शीर्षक कहानी में दीदी के प्रेमी का क्या नाम था? तो नरेन। संतू भीगने के बचने के लिए कहाँ खड़ा हो गया था? मकान के नीचे। संतू अचानक क्या लेकर भाग गया था? तो मछली। मछली किस प्रकार की कहानी है? सामाजिक। मछली शीर्षक पाठ में खरीदी गई मछली में कितनी मछलियाँ जिंदा थी? तो 2। कितनी मछली जिंदा थी? तो 2। दक्षिण भारत में मंगलम नागस्वरम की तरह शहनाई किसकी मंगल ध्वनि की संपूरक है? तो प्रभावती की। मरते दम तक न शहनाई छूटेगी न काशी। यह कथन किसका है? बिस्मिल्लाह खां का। नसीहत शब्द का अर्थ क्या होता है? तो शिक्षा। नौबत खाने में इबादत शीर्षक पाठ साहित्य की कौन विधा है? तो व्यक्ति चित्र। सुशिरवादों में शाह की उपाधि प्राप्त थी तो शहनाई को। बिस्मिल्लाह खां का संबंध है तो शहनाई से। नौबत खाने में इबादत पाठ के केंद्र में है तो बिस्मिल्लाह खां। बिस्मिल्लाह खां। बिस्मिल्लाह खां के पिता का क्या नाम था? तो पैगंबर बख्श खां। बिस्मिल्लाह खां के बचपन का नाम क्या था? तो कमरुद्दीन। रसूलन बाई थी तो गायिका। रसूलन बाई थी तो गायिका। द्विवेदी पर आलाप शीर्षक काव्य संग्रह किसकी रचना है? तो यतीन्द्र मिश्र की। अरब देश में फूंक कर बजाए जाने वाले वाद्य यंत्र जिसमें से नारी रीढ़ होती थी को क्या कहते थे? तो नए। क्या कहते थे? तो नए कहते थे। यतीन्द्र मिश्र ने गीताकार गुलजार की कविताओं का संपादन किस नाम से किया था? तो यार जुलाहे। बिस्मिल्लाह खां की शहनाई के साथ किस मुस्लिम पर्व का नाम जुड़ा हुआ है? तो मुहर्रम। काशी किसकी पाठशाला है? तो संस्कृत की। काशी किसकी पाठशाला है? तो संस्कृत की। बिस्मिल्लाह खां दर्शकों से कौन सी दुआ ईश्वर से मांग रहे हैं? तो सच्चे सुर की नेमत। कमरुद्दीन का नाम किसके साथ बिस्मिल्लाह खां का था? काशी के मरण भी माना गया था तो मंगल को। प्रारंभिक शिक्षा की सफाई और तंदुरुस्ती, भोजन, शास्त्र, अपना काम आप करने और घर पर माता पिता को मदद देने और वगैरह के मूल सिद्धांत शामिल हो। ये विचार किसका है? तो महात्मा गांधी का। ये विचार किसका है? तो महात्मा गांधी का। मैं चाहता हूँ कि सब देश को संस्कृति की हवा मेरे घर के चारों ओर अधिक स्वतंत्र के साथ बहती रहे। यह किसने कहा था? तो महात्मा गांधी ने। कोई संस्कृति जिंदा नहीं रह सकती है अगर वह दूसरों की संस्कृति का क्या करने की कोशिश करती है? तो बहिष्कार। गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी? तो रविंद्रनाथ ने। गांधी जी अफ्रीका से लौटकर कब आए थे? तो 1915 में। मेरा ख्याल है कि अगर व्यक्ति का चरित्र निर्माण करने में हम सफल हो जाएंगे तो समाज काम आप संभाल लेगा। यह किसका विचार है? तो महात्मा गांधी का। गांधी जी की स्मृति में पूरा राष्ट्र किस तारीख को उनकी जयंती मानता है? तो 2 अक्टूबर प्रतिवर्ष।
शेक्सपियर किस भाषा के कवि है? तो अंग्रेजी। अंग्रेजी अंग्रेजी। गांधी जी की दृष्टि से उदात्त और बढ़िया शिक्षा क्या है? तो अहिंसक प्रतिरोध। अहिंसक प्रतिरोध। टॉल्स्टॉय कौन थे? तो रूसी लेखक। शिक्षा और संस्कृति के लेखक कौन थे? तो महात्मा गांधी। महात्मा गांधी। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में कब से कब तक रहे? 1893 से 1914 तक। 1893 से 1914 तक। आध्यात्मिक शिक्षा से गांधी जी का क्या अभिप्राय है? हृदय की शिक्षा। महात्मा गांधी के पिता का क्या नाम था? करमचंद गांधी। कौन चाहते थे कि सभी देश की संस्कृति की हवा उनके घर के पास बहती है? तो महात्मा गांधी। मेरा धर्म कैद खाने का धर्म नहीं है। यह पंक्ति किस शीर्षक पाठ की है? तो शिक्षा और संस्कृति। किनके जन्म दिवस को अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो महात्मा गांधी। महात्मा गांधी। गुरु नानक की रचना का संग्रह गुरु अर्जुन देव ने कब किया? जो गुरु ग्रंथ साहिबा के नाम से प्रसिद्ध है, 1604 को। किसके बिना प्राणी को मुक्ति नहीं मिलती है? तो गुरु ज्ञान के बिना। गुरु ज्ञान के बिना। गुरु नानक की रचनाओं का संग्रह किसने किया था? तो गुरु अर्जुन देव ने। राम नाम बिनु बिरथे जागी जन्मा पद में किसकी आलोचना की गई थी? तो याद रखेंगे ब्रह्माडंबर की। ब्रह्माडंबर की। रही रास किसकी कृति है? तो गुरु नानक की। गुरु नानक की। गुरु नानक किस भक्ति धारा के कवि है? तो निर्गुण भक्ति धारा के। राम नाम बिनु बिरथे जागी जन्मा, यह पंक्ति दिस देश के। तो गुरु नानक की। वाणी कब विष के समान हो जाती है? तो राम नाम के बिना। नानकाना साहब कहाँ अवस्थित है? तो पाकिस्तान में। पाकिस्तान में। जो नर दुख में दुख नहीं माने किस लेखक की कृति है? गुरु नानक की। गुरु नानक की। गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ था? तलवंडी लाहौर में। तलवंडी लाहौर में। तलवंडी लाहौर में। गुरु नानक की पत्नी का क्या नाम था? तो सुलक्षणी। सुलक्षणी। गुरु नानक पंजाबों के अलावे और किस भाषा के कविताएं लिखी थे? तो हिंदी। आसम दीवार किस कवि की रचना है? तो गुरु नानक की। गुरु नानक की। गुरु नानक ने किस धर्म का प्रवर्तन किया था? तो सिख धर्म का। सिख धर्म। प्रेम बरन रसखान ने किसे ने कहा है? तो याद रखेंगे कृष्ण को। तिहुरपुर शब्द का अर्थ क्या है? तो तीनों लोग। रसखान का मूल नाम क्या था? तो रसखान का मूल नाम क्या था? तो इसका हो जाएगा सैयद इब्राहिम। सैयद इब्राहिम। सैयद इब्राहिम। मालिन सैयद इब्राहिम। कवि रसखान किस राजवंश में उत्पन्न हुए थे? तो याद रखेंगे पठान राजवंश में। रसखान के रचनाकाल के समय किसका राज्यकाल था? जहांगीर का। किसने कहा था इन मुसलमान हरिजन पै कोटि हिंदू वरीय है? तो यार भारत तेंदु हरिश्चंद्र। भारत तेंदु हरिश्चंद्र। रसखान की पुष्टि मार्ग किसने दीक्षा दी थी? तो गोस्वामी विट्ठलनाथ ने। गोस्वामी विट्ठलनाथ ने। रसखान दिल्ली के बाद कहाँ चले गए? तो ब्रजभूमि। रसखान की भक्ति कैसी थी? तो सगुन। रसखान की भक्ति कैसी थी? तो सगुन। मालिनी माली किसे कहा गया था? तो राधा कृष्ण को। राधा कृष्ण को। इस पाठ में चित चोर चोर किसे कहा गया था? तो कृष्ण को। कृष्ण को। रसखान किस विषय में सिद्ध थे? तो रवैया छंद में। रवैया छंद में। सुजान रसखान किन की रचना है? तो रसखान की। सवैया एवं छंद के सिद्ध कवि थे? तो रसखान। रसखान। सांप्रदायिकता कृष्ण भक्त कवि कौन थे? तो रसखान थे। रसखान की कृति है तो प्रेम वाटिका। प्रीतम नंद किशोर जा दीन ते नैनी लागवे मन पावन चित्त चोर पालक ओट नहीं करे सको, यह पंक्ति किस कविता से है? तो प्रेम आईनी श्री राधिका से। कवि रसखान किसके परम भक्त है? तो कृष्ण के। कृष्ण के। प्रेम आईनी श्री राधिका शीर्षक छंद किस ग्रंथ से संकलित है? तो रसखान रचनावली से। रसखान रचनावली से। नादिर शाह की सैनिकों द्वारा घनानंद कब मारे गए थे? तो 1739 में। घनानंद किस धारा के कवि है? तो रीति मुक्तक धारा के। सुजान सागर किसकी कृति है? तो घनानंद की। घनानंद की। घनानंद की भाषा क्या है? तो ब्रज भाषा। ब्रज भाषा। घनानंद रचित अत्यंत प्रसिद्ध क्या है? तो सवैया और घनाक्षरी। सवैया और घनाक्षरी। सवैया और घनाक्षरी। कवि प्रेम सर्ग के अति सूधो कहता है क्योंकि उपयुक्त में से सब यह तनिक भी चतुराई काम नहीं करती, यह सच्चाई भी अपना घमंड त्याग कर चलती, यहाँ कपटी लोग चलने से झिझकते हैं। घनानंद किनके द्वारा मारे गए थे? तो नादिर शाह के सैनिकों द्वारा। कवि ने परंजन्य किसे कहा था? बादल को। बादल को। बादल को। अति सूधो स्नेह को मार्ग और जहाँ नेकुरो और सायानपन बाके नहीं, यह पंक्ति किस कवि की है? तो घनानंद की। मोह आसुविनी और लैन्य बरसों कौन कहते हैं? तो घनानंद। घनानंद ने किस मार्ग को अत्यंत सीधा व सरल कहा? तो प्रेम। मीर मुंशी जानकर किस कवि का वध किया गया था? तो घनानंद को। वियोग के सच्चा प्रेमी जो वेदना सहत उसके चित्त में जो विभिन्न तरंगों की उठती है का चित्रण किया था? तो घनानंद ने। घनानंद ने। बोली ने सकत हिंदी नहीं अब मिली हिंदू लोग, अंग्रेजी भाखन करत नहीं अंग्रेजी उपभोग। किस कविता की है? तो स्वदेशी की है। किसकी है? तो स्वदेशी की है।
स्वदेशी की है। बद्री नारायण चौधरी प्रेम घन किस प्रकार के गद्य लिखते थे? तो कलात्मक एवं अलंकृत। ग्रामीण जीवन का यथार्थवादी चित्रण प्रेम घन रचित किस काव्य में है? तो जीर्ण जनपद में है। ठाटे विदेशी ठाठ सब क्यों देश विदेश, सपने ने हूँ जिनमें न कहूँ भारतीय लेस। यह पंक्ति किस शीर्षक कविता के? तो स्वदेशी। किसकी है? तो स्वदेशी। प्रेम घन किस युग के साहित्यकार थे? तो भारतेंदु युग। जीर्ण जनपद किसकी कृति है? तो प्रेम घन की। स्वदेशी शीर्षक पाठ में दोहे का संकलन किस पुस्तक से लिया गया है? तो प्रेम धन से। प्रेम धन सर्वस्व से। प्रेम धन सर्वस्व से। प्रेम घन का जन्म कब हुआ था? तो 1855 में। प्रेम घन का जन्म कब हुआ था? तो 1855 में। बद्री नारायण चौधरी। बद्री नारायण चौधरी प्रेम घन की रचना किस नाम से संग्रहित है? तो प्रेम घन सर्वस्व से। प्रेम घन सर्वस्व से। प्रेम घन अपना आदर्श किसे मानते हैं? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र से। भारतेंदु हरिश्चंद्र से। हिंदुस्तानी नाम सुनी अब ये सकुचित लजात पंक्ति किस कविता से उद्धृत है? तो स्वदेशी। स्वदेशी स्वदेशी स्वदेशी। सारे इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है, इसे आसानी से आप आराम से देखिए। 1 घंटा का वीडियो फिर भी देखिए। स्वदेशी शीर्षक पाठ के रचनाकार कौन है? प्रेमधन। स्वदेशी पाठ के अनुसार अब हिंदू लोग मिलने पर आपस में किस भाषा में बात नहीं करते हैं? तो हिंदी में। प्रयाग रामागमन शीर्षक नाटक किसकी रचना है? तो बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन की। भारत सौभाग्य किनका प्रसिद्ध नाटक है? प्रेमघन का। कवि प्रेमघन के अनुसार कौन सी विद्या पढ़कर लोगों की बुद्धि विदेशी हो गई थी? विदेशी विद्या। विदेशी विद्या। सुमित्रानंद पंत ने मिट्टी की प्रतिमा उदासीन किसने कहा था? तो भारत माता को। भारत माता को। यज्ञपथ किस कवि की रचना है? तो सुमित्रानंद पंत की। 30 कोटि स्नातन नग्न तन, और यह पंक्ति किस शीर्षक कविता की है? तो भारत माता। कवि सुमित्रानंद पंत के अनुसार कौन अपने घर में प्रवासिनी बनी हुई है? तो भारत माता। गुंजन किस कवि की रचना है? तो सुमित्रानंद पंत की। पंत को किस रचना पर ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था? तो विदंबरा। 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 पंत का जन्म कब हुआ था? तो 1900 ईस्वी में। पंत का जन्म कब हुआ था? तो 1900 ईस्वी में। भारत माँ के श्रेष्ठ मुख की तुलना कवि ने किससे की है? तो छाया युक्त चंद्र से। भारत माता कवि में भारत का कैसा चित्र प्रस्तुत किया गया? तो यथा तथ्य। जातीय अस्मिता की दृष्टि से इतिहास का प्रभाव कैसा रहा था? अविच्छन। युगवाणी किसकी काव्य कृति है? तो सुमित्रानंद पंत की। सुमित्रानंद पंत की। सुमित्रानंद पंत को मानव सौंदर्य ने किस ओर आकृष्ट किया था? तो समाजवाद की ओर। समाजवाद की ओर। कवि सुमित्रानंद पंत के अनुसार भारत माता की कितनी संतानें दरिद्रता और अभाव से ग्रसित है? तो 30 करोड़। 30 करोड़। भारत माता कहाँ निवास करती है? तो गांव में। गांव में। कहाँ निवास करती है? तो गांव में। सुमित्रानंद पंत के अनुसार भारत माता किसकी मूर्ति है? तो उदास घाटी की। उदास घाटी की। सफल आज उसका तप संयम पिछला अहिंसा स्तन्य शुद्धोत्तम प्रस्तुत पंक्ति किस कविता की है? तो भारत माता की। निम्न में से कौन कविता भारत में स्वतंत्र के उदय का जयघोष है? जयतंत्र का जन्म। निम्नलिखित में से रामधारी से दिनकर की रचना कौन है? तो हुंकार। दिनकर को साहित्य अकादमी पुरस्कार किस कृति पर मिला? तो संस्कृति के 4 अध्याय पर। दिनकर को ज्ञानपीठ पुरस्कार किस रचना पर प्राप्त हुआ? तो उर्वशी। 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 सिंहासन खाली करो की जनता आती है किस कविता की पंक्ति है? तो जनतंत्र का जन्म। जनतंत्र का जन्म के कवि कौन है? तो रामधारी सिंह दिनकर। दिनकर का जन्म कहाँ हुआ था? तो सिमरिया बेगूसराय में। सिमरिया बेगूसराय में। और दिनकर जी का निधन कब हुआ था? तो 24 अप्रैल 1974 को। 24 अप्रैल 1974 को। मिट्टी की अबोध मूर्तें कौन है? तो जनता। 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 कवि दिनकर किसके लिए सिंहासन खाली करने की बात करते हैं? तो जनता के लिए। कवि दिनकर के अनुसार कौन सोने का ताज पहनकर इठला रही है? तो देश की मिट्टी। दिनकर के काव्य का मूल स्वर क्या है? तो ओज एवं राष्ट्रीय चेतना। रामधारी सिंह दिनकर रचित पाठ है तो जनतंत्र का जन्म। सदियों की ठंडी बुझी राख और सुगबुगा उठी मिट्टी और सोने का ताज पहन इठलाती है, यह पंक्ति है तो दिनकर की। दिनकर किस काल के प्रमुख कवि है? तो उत्तर छायावाद। किसके हुंकारों से महलों की नींव उखड़ जाती है? तो जनता की। दिनकर जी कवि के साथ साथ है तो गद्यकार भी थे। रामधारी सिंह दिनकर कहाँ के रहने वाले थे? तो बिहार के। सदियों की ठंडी बुझी राख और सुगबुगा उठी मिट्टी के सोने का ताज पहन इठलाती थी किस कविता की पंक्ति है? जनतंत्र का जन्म। जनतंत्र का जन्म। जनतंत्र का जन्म। एक बूंद सहसा उछली किसकी रचना है? तो अज्ञे की। पुष्कारनी किसकी रचना है? तो अज्ञे की। अज्ञे की। हिरोशिमा किस देश में है? तो जापान में। जापान में। हिरोशिमा के कवि कौन है? तो अज्ञे। अज्ञे। धूप बरसी पर अंतरिक्ष से नहीं फटी तो मिट्टी से। मिट्टी से। मिट्टी से। मिट्टी से। शेखर एक जीवनी उपन्यास किसकी रचना? सच्चिदानंद हीरानंद वात्स
सान्य अज्ञे की। अज्ञे का जन्म कब हुआ था? 7 मार्च 1911 को। अज्ञे का पूरा नाम क्या है? सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे। अज्ञे के पिताजी का नाम क्या था? डॉक्टर हीरानंद शास्त्री। हिरोशिमा कविता किसकी चित्रण करते? आधुनिक सभ्यता की दुर्दांत मानवीय विभीषिका की। आधुनिक सभ्यता के दुर्दांत मानवीय विभीषिका की। तार सप्तक का संपादन किया था तो अज्ञे ने। तार सप्तक का संपादन किया था तो अज्ञे ने। हिंदी कविता में प्रयोगवाद का सूत्रपात किया गया अज्ञे ने। हिरोशिमा पाठ में नगर के चौक पर निकलने वाला सूरज क्या था? तब परमाणु बम दुर्दांत मानवीय विभीषिका का चित्रण करने वाली कविता है हिरोशिमा। पत्थर पर लिखी हुई जली हुई छाया किसकी साख है? तो मानव की। नदी के द्वीप किस कवि की रचना है? सच्चिदानंद हीरानंद वात्सल्य अज्ञे। सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे। कुंवर नारायण आधुनिक युग के किस काव्य धारा के कवि है? तो नई कविता। निम्नलिखित में से नगर संवेदना कवि कौन है? तो कुंवर नारायण। मनुष्य और सभ्यता के विनाश की अत्यंत व्यर्था को अभिव्यक्त करने वाली कविता निम्नलिखित में से कौन है? एक वृक्ष की हत्या। एक वृक्ष की हत्या कविता में कवि मनुष्य को क्या हो जाने की बचाना चाहते हैं? तो जंगल हो जाने से। चक्रव्यूह के रचनाकार हैं कुंवर नारायण। एक वृक्ष की हत्या किस काव्य संग्रह से संकलित है? तो इन दिनों। एक वृक्ष की हत्या कविता में कवि शहर को किससे बचाने की बात करता है? तो नादिरों से। कुंवर नारायण कवि हैं तो नगर संवेदना के। नगर समय दूर से ही ललकारता कौन है? मैं जवाब देता हूँ दोस्त। पंक्ति किस पाठ से है? तो एक वृक्ष की हत्या से। एक वृक्ष की हत्या कविता में वृक्ष और कवि के बीच कैसा संबंध है? तो मित्रता। कैसा संबंध है? तो मित्रता। कवि और बूढ़ा चौकीदार। वृक्ष हमेशा कहाँ पर मिलता था? तो घर के दरवाजे पर। एक वृक्ष की हत्या शीर्षक कविता में वृक्ष की सूखी डाली किसकी तरह थी? तो राइफल की तरह। हमारी नींद शीर्षक कविता में कवि कहता कुछ बढ़ गए पेड़ तो इंच। तुर्की के महाकवि नाजिम हिकमत की कविताओं के लिए अनुवाद किस कवि ने पहल पुस्तिका के रूप में किया था? तो वीरेन डंगवाल का पहला कविता संग्रह कब प्रकाशित हुआ था? सन 1991 में। हमारी नींद शीर्षक कविता किस काव्य संग्रह से ली गई थी? दुष्चक्र में सृष्टा कविता में किसका जीवन क्रम पूरा हुआ उल्लेखित है? मक्खी का। हमारी नींद में नींद किसका प्रतीक है? तो आलस का। कवि वीरेंद्र डंगवाल के अनुसार जीवन में महत्वपूर्ण क्या है? तो संघर्ष। जीवन में महत्वपूर्ण क्या है? तो संघर्ष। गरीब बस्तियों में क्या हुआ था? तो धमाके से देवी जागरण। वीरेंद्र डंगवाल की किस कृति के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला? दुष्चक्र में सृष्टा। अक्षर ज्ञान शीर्षक कविता में कवित्री ने अंगा का क्या मतलब बताया था? तो माँ की गोद में बैठा बेटा। पंक्ति से उतर जाता उसका ख किस कविता की पंक्ति है? तो अक्षर ज्ञान शीर्षक कविता कहाँ से ली गई है? तो कवि ने कहाँ से। बीजाक्षर शीर्षक काव्य संकलित किसकी कृति है? तो अनामिका की। चौखट में बेटे का क्या नहीं अटता है? तो क। बालक अंगा के र को क्या समझता है? तो माँ। सृष्टि की विकास कथा का प्रथमाक्षर क्या है? तो विफलता पर छल के आंसू। अनामिका का जन्म कब हुआ था? 17 अगस्त 1961 को। अनामिका के पिता का नाम क्या था? तो श्याम नंदन किशोर। घरे सामने लुढ़कता हुआ उसका घ किस पर आकर थमक जाता है? तो अंगा पर। प्रथमाक्षर का विपरीतार्थक है अंत्याक्षर। अक्षर ज्ञान कविता में पंक्ति से क्या उतर जाता है? तो ख। अक्षर ज्ञान में किस मनोविज्ञान का आधार लिया गया है? तो बाल मनोविज्ञान का। बांग्ला के सर्वाधिक सम्मानित एवं चर्चित कवियों में से एक है तो जीवनानंद दास। कवि जीवनानंद दास अगले जीवन में क्या बनने के लिए अभिलाषा व्यक्त करते हैं? इनमें सभी अबाबिल, कौआ और हंस। नदी मैदान बंगाल के बुलाएंगे मैं आऊँगा। यह पंक्ति किस शीर्षक कविता की है? तो लौट कर आऊँगा। जीवनानंद दास का जन्म कब हुआ था? 1899 में। लौट कर आऊँगा फिर शीर्षक कविता किनकी रचना है? जीवनानंद दास की। लौट कर आऊँगा फिर कविता किस कविता द्वारा भाषांतरित की गई थी? तो याद रखेंगे प्रयाग शुल्क। जीवनानंद दास की किस कविता को प्रबुद्ध आलोचकों द्वारा रविंद्रोत्तर और युग की श्रेष्ठतम प्रेम कविता की संज्ञा दी गई थी? तो वनलता सेन। गंध जहाँ होगी ही भरी घास की किस कवि की पंक्ति है? तो जीवनानंद दास। लौट कर आऊँगा फिर पाठ के कवि कहाँ लौटने की बात कहते हैं? बंगाल में। कवि अगले जन्म में कहाँ लौट कर आने की बात करता है? तो बंगाल
जंगल में। लाइफ एंड सॉन्ग कविता संकलित किसकी रचना है? तो रेनर मारिया रिल्के की। मेरे बिना तुम प्रभु के लेखक कौन है? तो रेनर मारिया रिल्के। रेनर मारिया रिल्के का जन्म कब हुआ था? तो 4 दिसंबर 1875 को। रेनर मारिया रिल्के का जन्म कहाँ हुआ था? ऑस्ट्रिया अब जर्मनी में। मेरे बिना तुम प्रभु कविता का हिंदी अनुवाद रूपांतर किसने किया था? धर्मवीर भारती ने। पाठ्य पुस्तक में संकलित रिल्के को कविता किस भाषा में के? भक्ति में। रिल्के की काव्य शैली कैसी है? तो गीतात्मक। मेरे बिना तुम प्रभु किस भाषा से अनुदित है? तो जर्मन। दूर चट्टानों की ठंडी गोद में किस कवि की पंक्ति है? तो रेनर मारिया रिल्के। किसे खोकर इस बार अपना अर्थ खो बैठेंगे? तो भक्त। कवि रेनर मारिया रिल्के किनके चरणों में छाले जाने की बात करते हैं? तो प्रभु की। बहुत इंपॉर्टेंट है साथियों, इसे आराम से अच्छी तरह से इसे देखें और मेमोराइज करें। 1-2 बार नहीं, 3-3 बार इस वीडियो को देखें। एग्ज़ाम से एक दिन पहले तक 2-3 बार देख के ज़रूर जाए। आपके 50 के 50 ऑब्जेक्टिव सही होंगे, ये के हुसैन क्लासेज के टीचर का दावा है। ज़रूर इसे देखें। श्रीनिवास जी का पूरा नाम क्या था? तो मास्ती वेंकटेश अयंगार। मगम्मा कहाँ की रहने वाली थी? तो वेंकटपुर बेंगलुरु की। मगम्मा की किसके साथ विवाद था? नजम्मा के साथ था। दही वाली मगम्मा कहानी के कहानीकार कौन था? तो श्रीनिवास। मगम्मा क्या बेचती थी? तो दही। रंगरप्पा कौन था? तो जुआरी। मगम्मा की बहू का नाम क्या था? नजम्मा। B.R. नारायण ने किस कहानी का अनुवाद किया था? तो दही वाली मगम्मा। उस घर में अब सास और बहू में स्वतंत्रता की ओर होड़ लगी हुई। यह पंक्ति किस कहानी के? दही वाली मगम्मा कहानी किस भाषा से अनुदित है? तो कन्नड़। अमराई का कुआं कहाँ है? तो रास्ते में। मगम्मा को किससे विवाद था? तो बहू से। नजम्मा मगम्मा की कौन थी? तो बहू। क्यों री राक्षी इस छोटे से बच्चे को क्यों पीट रही थी? किसने कहा था? तो मगम्मा ने। मगम्मा कहाँ की रहने वाली थी? अवलूर के पास किसी गाँव की। मगम्मा मिठाई किसके लिए ले जा रही थी? तो पोता के लिए। दही वाली मगम्मा शीर्षक पाठ। बहू सास समझौता क्यों कर लिया था? डर से। श्रीनिवास जी का जन्म कहाँ हुआ था? कोलार कर्नाटक में। लड़का अगर कुछ उद्यम करता है तो उसे मना करने का हक मुझे नहीं है, यह किसने कहा था? नजम्मा ने। घर वाले के रहने के लिए एक अच्छी साड़ी नसीब नहीं हुई, ऐसा किसने कहा? मगम्मा ने। दही वाली मगम्मा की शीर्षक कहानी में रास्ते में क्या है? तो अमराई का कुआं। महानदी में पानी कहाँ ठहर जाता है? तो जोबरा अनिकट में। 7 कोड़ी होता किस भाषा से प्रमुख कथाकार है? तो याद रखेंगे उड़िया। ढाते विश्वास शीर्षक कहानी में तूफान में किसका घर टूट गया था? तो लक्ष्मी का। कटक शहर को बाढ़ की चपेट से बचाने के लिए किसने पत्थर से बांध बंधवाया था? तो महाराज ययाति केसरी ने। ढाते विश्वास शीर्षक पाठ में किस बांध से टूटने की बात कह दी गई? तो दलई बांध। ढाते विश्वास कहानी के कहानीकार कौन है? 7 कोड़ी होता है। ढाते विश्वास कहानी में कहाँ के जन जीवन का चित्रण किया गया है? तो उड़ीसा का। ढाते विश्वास किस भाषा में अनुदित है? उड़िया में। लक्ष्मी के बड़े लड़के का नाम क्या था? तो अच्युत। ढाते विश्वास कहानी किस लेखक द्वारा अनुदित है? तो राजेंद्र प्रसाद मिश्र। तुरई के फूल की तरह खिलखिलाकर हंसते लोग सहसा मुरझा गए, यह पंक्ति किस कहानी की है? तो ढाते विश्वास। लक्ष्मण कहाँ के नौकरी कर रहा था? तो कोलकाता। लक्ष्मण कहाँ नौकरी कर रहा था? तो कोलकाता में। विपत्ति अकेले ना आकर संगी साथियों के साथ आती है, यह पंक्ति किसकी है? तो याद रखेंगे ढाते विश्वास की। बाढ़ की समस्या डैश कहानी के केंद्र में? तो ढाते विश्वास। लक्ष्मी का पति डैश में नौकरी करता था? कलकत्ता में। लक्ष्मी डैश कहानी की केंद्रीय पात्र? ढाते विश्वास। 7 कोड़ी होता कथाकार है? तो उड़िया। किस नदी के बांध के नीचे लक्ष्मी का घर था? तो याद रखेंगे देवी। लक्ष्मी के पति नाम क्या था? तो लक्ष्मण। ढाते विश्वास कहानी में स्कूल कहाँ है? तो टीले के नीचे। कौन हल्ला कर बाढ़ से सबको सचेत कर रहे थे? तो याद रखेंगे इनमें से सभी। चंद्रा, शंकर मकरा और गुण निधि अच्युत। स्वेच्छासेवक दल का गठन किसने किया था? तो गुण निधि ने। किस लेखक के कथा साहित्य में उड़ीसा का जीवन गहरी आतंकितों के साथ प्रकट हुआ था? तो 7 कोड़ी होता है। बारी से गांव के लड़के किसकी निगरानी कर रहे थे? तो दलई बांध की। लक्ष्मी अपने दोनों लड़की और छोटे बेटे को सुलाकर कहाँ गई थी? तो गुहाल में। घर पर 2 लड़कियों और साल भर में लड़कों को लेकर कौन अकेली है? तो लक्ष्मी। 7 कोड़ी होता का जन्म कब हुआ था? तो 29 अक्टूबर 1929 को। हल किराए पर लेकर बीघे भर में जमीन की खेती कौन करवाई थी? तो लक्ष्मी ने।
लक्ष्मी ने उस कुसुम की तरह यह भी थोड़े समय से समझदार होते जाएगी। यह किसने कहा था? तो इनमें से कोई नहीं। दौड़ो दौड़ो रे दौड़ो, मेरी मंगू को मार डाला रे। ऐसा कहते हुए कौन चीख रही थी? तो माँ ने। खून की सगाई किनकी प्रसिद्ध कहानी? ईश्वर पेटलीकर की। ईश्वर पेटलीकर की। माँ शीर्षक कहानी किसकी? अपने बड़े पुत्र की ओर घर आने को लिए पत्र लिखवाया था, तो माँ जी ने। माँ कहानी किस लेखक द्वारा रचित है? तो ईश्वर पेटलीकर की। मंगू की माँ की कितनी संतानें थी? तो 4। मंगू के अलावा उसकी माँ की कितने संतानें थी? तो 3। माँ कहानी का मुख्य पात्र कौन था? तो मंगू। माँ के लिए कौन सा माँ आराध्य देव बन गया था? तो अगहन। अगहन। मंगू कब से पागल था? तो जन्म से। माँ कहानी किस भाषा से अनुदित है? तो गुजराती। गुजराती। मंगू की माँ अस्पताल को किस की उपमा देती है? तो गौशाला की। ईश्वर पेटलीकर किस भाषा से कथाकार लेखक है? तो याद रखें गुजराती। मंगू को लोग कहाँ भर्ती करने के लिए सलाह देते हैं? अस्पताल में। मंगू की प्रकृति मौत को माँ क्या मानती थी? तो छुटकारा। मंगू की बड़ी बहन का नाम क्या था? तो याद रखेंगे कामू। काला पानी किसका लोकप्रिय उपन्यास है? तो ईश्वर पेटलीकर की। पागलों के अस्पताल में उपद्रवी मरीजों को कैसे रखा जाता है? तो कमरे में बंद कर। मंगू को अस्पताल में भर्ती करने के लिए माँ के पुत्र ने किसको ऑर्डर प्राप्त किया था? मजिस्ट्रेट से। माँ को कितनी पुत्रियाँ थी? तो 2। रात में रोशनी जलती रहने से इसे नींद नहीं आती है, यह किसने कहा था? तो माँ ने। माँ जी किसे गौशाला की उपमा देती है? अस्पताल की। कौन महीना माँ जी का आशा भरा महीना था? तो अगहन। मंगू को भर्ती करने के लिए माँ ने किसे पत्र लिखकर बुलाया था? तो बड़े पुत्र को। वल्ली अमाल को किसकी चिंता सताने लगी थी? तो पप्पाती की। नगर शीर्षक पाठ में अमलराज की कितने नंबर में कमरा दिखलाने के लिए कहा गया था? 48 नंबर। कौन पप्पाती को अकेला छोड़कर नहीं जाना चाहती थी? तो याद रखेंगे वल्ली अमाल के गांव का नाम क्या था? तो मुन्ना डिपट्टी। नगर कहानी के कहानीकार कौन है? तो सुजाता। नगर कहानी में मुख्य पात्र कौन थे? तो पप्पाती। सुजाता का जन्म कब हुआ था? 3 मई 1935 ईस्वी को। यूनानी लोग मदुरै को कहते थे मेदोरा। पप्पाती को क्या हुआ था? तो बुखार मतलब मेनिंजाइटिस। पप्पाती कितने साल की थी? तो 12 साल की थी। एक रंग राजन किस लेखक का पूरा नाम था? तो सुजाता खां। वल्ली अमाल किस गांव की आई थी? तो मुना डिपिटन। पप्पाती कहानी का पात्र है? तो नगर कहानी किस भाषा में अनुदित है? तो तमिल। पप्पाती बेहोश क्यों पड़ी थी? तो तेज बुखार के कारण। आई वांट दैट गर्ल एडमिटेड नाउ किसने कहा था? तो बड़े डॉक्टर ने। पप्पाती को उसकी माँ इलाज के लिए कौन से शहर लेकर गई थी? मदुरै। अंदर किसी को देखने जाने का नियम नहीं है, यह किसने कहा था? तो मैट्रन ने। वल्ली अम्माल से कहाँ के डॉक्टर ने पप्पाती को लेकर मदुरै जाने को कहा था? तो गाँव के। पप्पाती किस पर लेटी हुई थी? तो स्ट्रेचर पर। पहले दिन पप्पाती को क्या हुआ था? तो बुखार। तुलनात्मक व्याकरण किसकी रचना है? तो काल्डवेल की। कहानीकार सुजात का असली नाम क्या था? तो एस रंगराजन। सीता जब नारायण के हिस्से में थी तो किसे बुखार आ गया था? तो भावरी को। किसे बुखार आ गया था? तो भावरी को। किसे महसूस हुआ कि पृथ्वी और आकाश के बीच घुटन भरी हुई थी? तो सीता को। धरती कब तक घूमेगी शीर्षक कहानी के कहानीकार कौन है? तो सावरदैया। सीता के बड़े लड़के का नाम क्या था? तो कैलाश। सीता के कितने लड़के थे? तो 3। सीता के सबसे छोटी लड़के का नाम क्या था? तो बिज्जू की पत्नी का नाम क्या था? तो पुष्पा। सीता के अनुसार क्या सिकुड़ गया था? तो घर। कैलाश ने अपनी माँ सीता को कितने रुपए प्रति माह देने के लिए कहा? 50 रुपये। 3 बेटे की माँ तो सीता। सावरदैया भाषा के सफल कहानीकार है? तो याद रखेंगे राजस्थानी। धरती कब तक घूमेगी कहानी किस लेखक द्वारा अनुदित है? सावरदैया। सीता रुआसी क्या हो गई थी? तो अपना कला ओढ़ना देखकर। 3 बेटे 2 वक्त की रोटी 1 माँ किस कहानी की पंक्ति है? धरती कब तक घूमेगी शीर्षक कहानी में किसे महसूस होने लगा कि आकाश अनंत नहीं है? तो सीता को। किस दिन सीता को लगा कि लाइसी बिल्कुल फीकी है? तो नाहर सिंह जी वाले दिन। धरती कब तक घूमेगी कैसा कहानी है? सामाजिक। अगले दिन सीता ने क्या किया था? तो घर छोड़ दी थी। यह बात अच्छी नहीं लगती है कि माँ महीने भर इधर उधर लुघटती रही। किसने कहा था? कैलाश ने। भर आई आंखें पोंछकर किसने आकाश की ओर देखा था? तो सीता ने। अरे अपनी अमीरी दिखाने के लिए रसमलाई भेजी है क्या? यह किसने कहा था? बिज्जू की पत्नी पुष्पा ने। तो साथियों मैंने आपके लिए बहुत अच्छा कंटेंट आपको मैंने
दे दिया हूँ। और मैं आपसे एक ही रिक्वेस्ट करूँगा कि थोड़ा सा सपोर्ट कीजिए, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, शेयर भी कीजिए, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए। जब मैं आपके एग्ज़ाम के लिए इतना फ़िक्र करता हूँ तो आपको एक लाइक देने में क्या लगता है, कमेंट्स में कम से कम नाइस सर तो लिख सकते हैं ना। ऐसा मैंने पिछले कई वीडियो मैंने देखा हूँ तो आपने ऐसा नहीं किया है। और संस्कृत हुआ, साइंस हुआ, तो ये सारे वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल देता हूँ, मैथ का भी डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देता हूँ, और एक मेरे भैया का चैनल है यूट्यूब चैनल, उसका भी डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देता हूँ। ज़रा उनको भी सपोर्ट करना जैसे आप मुझे सपोर्ट करते हैं। साथियों, नेक्स्ट वीडियो जो आने वाली है वो आपके मैथमेटिक्स का वीडियो है। आप प्रॉपर ढंग से उसको देखेंगे और 3 वीडियो मैथमेटिक्स की आएगी, और मैं गारंटी के साथ कहता हूँ कि आप 100 में 100 मैथ में कर लेंगे। इसके लिए आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। 1.5 से 2 घंटा 3 घंटा का वीडियो होगा, फिर भी आप उसे देखिए, क्योंकि आपकी ये 10 साल की मेहनत है, और 10 साल में आपने क्या किया वो आपको अपने पेरेंट्स को दिखाना है। अगर हमारे चैनल से आप लगातार हमारे वीडियो को देखते हैं, आप हमारे ऑनलाइन और ऑफलाइन वाले भी बच्चे देख रहे हैं हमारे वीडियो को, तो यकीनन मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं प्लीज़ कि आप वीडियो को पूरा देखें, और पूरा देखने के बाद आप क्या करें कि थोड़ा सा मेमोराइज करें, थोड़ा सा देखें और उसको समझने का प्रयास करें। मैं आशा करता हूँ कि आप स्वस्थ होंगे, और कोशिश करें कि आप थोड़ा सा टाइम निकाल के 5 से 6 घंटा अभी भी प्रॉपर ढंग से दें, तो आपका एग्ज़ाम बेहतर जाएगा। और हिंदी वाले एग्ज़ाम के लिए हमारे जितने भी स्टूडेंट हैं उन सभी स्टूडेंट को बेस्ट ऑफ लक के हुसैन क्लासेस की तरफ से और मेरे भी तरफ से। तो चलते हैं साथियों, मैथ वाले क्लास में फिर मिलेंगे, वो भी बोर्ड के साथ मिलेंगे, और उसमें तो बताना पड़ता है, समझाना पड़ता है, बिल्कुल बेसिक से मैं आपको बताऊँगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में साथियों, तब तक के लिए साथियों थैंक यू, और हमारे साथ बने रहिए। धन्यवाद।